Hello guys, good evening. I hope you all are doing well, studying well. My name is मंथन और आप मुझे देख रहे हो ब्रह्मास्त्र एकेडमी के चैनल पे एंड आई एम हियर टू टीच यू पॉलिटी फॉर सीडीएस एनडीए एफकेट एग्जाम्स। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहली चीज़, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? एग्जाम क्लियर करने ऑब्वियस सी चीज़ है। हाउ टू डू क्वेश्चंस फॉर पॉलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, मतलब एनडी हो, सीडीएस हो या एफकेट हो, स्टेट सर्विसेज भी हो या सिविल सर्विसेज भी हो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत काम में आएगा। भाई सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन पीवाई क्यूज। कम से कम सीडीएस एनडीए के लिए और एफकेट के लिए 3 साल के पीवाई क्यूज देख लो, मोर देन इनफ है। आपको आइडिया आएगा कि भाई सब्जेक्ट में से टॉपिक कैसे आ रहे हैं, और हर सब्जेक्ट के लिए चीज ट्राई करना। ठीक है, दूसरी चीज एनसीईआरटी। जैसे अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे कि लक्ष्मीकांत है और वगैरह वगैरह, और दूसरे कोई भी वीडियो लेक्चर्स देख लो, हमारा पसंद आता है तो ब्रह्मास्त्र का भी देख लो। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली? कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इजी और इंपॉर्टेंट, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? एक किताब है, ठीक है, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसी करके एक बुक बनाई। किसने? एक असेंबली ने। कौन सी असेंबली ने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली ने एक बुक बनाई, उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बनाई? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वैसे? चलो पहले ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसमें कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ लॉज बनाए कि भाई हमारे देश के लॉज ऐसे होने चाहिए, हमारा देश ऐसे फंक्शन करना चाहिए, इसका गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन किताब बनाई। भाई किसने बनाई? असेंबली ने। कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स ऑफ वैल्यूज है, लॉज है, रूल्स है कि हमारा देश कैसे चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? यही है कि भाई हमारे देश के वैल्यूज कैसे होने चाहिए, उसके फंक्शंस कैसे होने चाहिए, हमारा देश आगे कैसे होना चाहिए। तो ठीक है, तो क्या है भाई? सेट ऑफ लॉज, रूल्स ऑफ अथॉरिटी। एक अथॉरिटी को क्या दिया है भाई? कुछ लॉ बनाने की पावर दी है, बट एट द सेम टाइम उसके ऊपर लिमिटेशंस भी है। जैसे भारत सरकार है तो उसके ऊपर लिमिटेशंस भी है, तो इट इज नोन एज लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट अगर कभी भी तुमको पता चले कि क्या होता है, तो क्या होता है भाई? उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, यानी गवर्नमेंट इज लिमिटेड। एग्जाम में पूछता है काफी बार, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो क्लियर है भाई? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज का क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेजेंट डे पार्लियामेंट 1940s में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम था उसका। ठीक है, चलो ये अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसका सोर्स क्या है। आज जो इतनी मोटी किताब है हमारी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथी है पूरे वर्ल्ड में, तो ये बना कैसे, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके रूट्स पे चलते हैं। ठीक है, हालांकि सीडीएस एनडीए एफकेट वगैरह एग्जाम में ये इतना नहीं पूछते, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट क्विक एक ओवरव्यू लेंगे, किसी और एग्जाम के लिए भी काम में आ जाए। ठीक है, चलो इसके पहले एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। भाई 1600 और 1608, ठीक है, इस इन शॉर्ट 1600 याद रखना।
1600 के टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया आए। कौन आया भाई इंडिया में? ब्रिटिश। कुछ ब्रिटिश लोग इंडिया में आए। क्यों आए भाई? उनका सोल पर्पस क्या था? ट्रेड। देयर सोल पर्पस वाज ट्रेड। अच्छा, इनको पावर किसने दिया इधर ट्रेड करने का? इनको यहाँ पे ट्रेड करने का पावर किसने दिया? तो क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लिश पीपल बोलते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इनको पावर दिया। अच्छा, ये पावर को क्या बोलते थे वो लोग? चार्टर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्टर हवाई जहाज वाला चार्टर नहीं। एक चार्टर मतलब क्या होता है? एक सोर्स ऑफ पावर या रूल या अथॉरिटी। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे कि तुम ऐसे काम कर सकते हो, उसमें राइट्स होंगे कि भाई ये तुम्हारा चार्टर है, ये लो तुम करो। ठीक है, तो ये स्टोरी क्लियर है। इनका सोल पर्पस क्या था? बस ट्रेड, मतलब इकोनॉमी। अभी तक की इकोनॉमी में थे बस। फिर धीरे 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 उन लोगों ने क्या किया भाई? पॉलिटी में आए। कहाँ आए? इंडिया की पॉलिटिक्स में। कैसे भाई? ट्रेड तो किया ही, कहाँ कहाँ ट्रेड करेंगे, किस किस के साथ करेंगे, किस लेवल तक करेंगे, और उसके सामने यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, मानो कि किंग थे वगैरह, जो भी लोकल लोग थे, उनको क्या फायदा क्या नुकसान है, वो सब वो कर रहे थे। ठीक है, तो इतना क्लियर है। थोड़ा बोर हो रहे हो तो बता देना भाई। ठीक है, चल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या देखेंगे? सबसे पहले कंपनी रूल। कंपनी मतलब कौन सी कंपनी भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। अभी तक वो बस ट्रेड कर रहे, प्राइवेट कंपनी। तो इस प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट कैसे करना है, कौन करेगा? क्वीन। ठीक है, इस प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट कैसे करना है ये कौन डिसाइड करेगा? क्वीन। तो क्या बोला? टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल से शुरुआत की थी, ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उसको क्या बोल दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऐसा सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, सारे फैक्चुअल पॉइंट है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई 4 मेंबर की, उनको एड एंड एडवाइस देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था इसी एक्ट के अंदर 1774 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं भाई, इंडिया अभी टाइम है। अच्छा, इस टाइम पे इंडिया जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, मतलब जोग्राफिकली था, बट इंडिया का कंसेप्ट अभी तक आया नहीं था पूरी तरह। प्राइवेट ट्रेड चल रहा था और ब्राइब को खत्म करना था, घूसखोरी खत्म करनी थी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर। एक बॉडी बनाई, उसका नाम था सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो किसको रिपोर्ट करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किस लिए करेंगे भाई? रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स। सिविल अफेयर्स मतलब सिविक सोसाइटी की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक्ट कौन सा है भाई? पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784, याद रखना। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को क्या किया भाई? डिस्टिंग्विश किया। कमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल। मैं क्या बता रहा था अभी तक? कमर्शियल मतलब ट्रेड की बात हो रही थी, अभी इस टाइम तक पॉलिटी में भी ये लोग आ रहे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, बोर्ड ऑफ काउंसिल जो होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा। तो इन लोगों का काम क्या है? पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स। और डायरेक्टर्स का काम काम क्या था? बस कमर्शियल। मतलब आप समझो, दो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बीओसी और सीओडी। सीओडी बस क्या करेंगे भाई? कमर्शियल धंधा। ये लोग क्या करेंगे? पॉलिटी में घुस रहे, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, सब इनके पास ज्यादा पावर हो गया। तो कौन सी गवर्नमेंट आई भाई? सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट। कि भाई एक ये फंक्शन करेगा एक लेवल पे, और दूसरे लेवल पे ये फंक्शन करेंगे। ठीक है, इंडियन टेरिटरीज वर कॉल्ड व्हाट? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। फॉर एग्जांपल,
ये प्रेजेंट डे इंडिया है मान लो, उस टाइम पे तो ये सब था, चलो अखंड भारत, ठीक है। अब मान लो ब्रिटिशर यहाँ पे था, मान लो ब्रिटिशर यहाँ पे था, मान लो ब्रिटिशर यहाँ पे था, इन 3 पॉइंट्स को क्या बोलेंगे भाई? ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक है, क्लियर है। चलो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर, कौन सी गवर्नमेंट भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो इसमें आपको ऐसा फील हो रहा होगा सर बोरिंग हो रहा है, भाई बोरिंग ही है तो बोरिंग ही लगेगा, बट थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, 2-4 बार देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक चला जाएगा। चलो, अब चार्टर की बात कर रहे हैं, अब सीधा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट ऑफ इंडियन क्रिश्चियन मिशनरी, क्या बोल रहे थे लोग कि भाई हम लोग इंडिया को एनलाइटन करने आए, हम लोग इंडिया को ऐसे एकदम भगवान, हम ब्रह्मास्मि बनाने आए हैं। कौन बोलता है भाई? क्रिश्चियन मिशनरीज। अभी ये भगवान को क्या भगवान बनाएंगे, मेरे को समझ नहीं आता। क्या? फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, देख लो भाई, देख रहे हो विनोद, ब्रिटिश क्या बोल रहा था कि हम लोग इस देश का एजुकेशन इंप्रूव करने आए हैं। क्या भाई? स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। एक बंदा था मैक्यूले करके, ठीक है, इधर कहीं लिखा होगा पता नहीं, एक बंदा था लॉर्ड मकोले करके, लॉर्ड है नहीं पता नहीं, वो आप देख लो, लॉर्ड बॉबी। और मैक्यूले करके एक बंदा था, उसने क्या बोला, हम इंडिया में अपना वेस्टर्न एजुकेशन हर जगह फैलाएंगे, जो आज भी है, ठीक है। क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश, क्राउन की जो सोवरेनिटी थी, सोवरेन मतलब एक टाइप की आजादी मान लो, ठीक है, एक टाइप ऑफ आजादी, वो किसको देंगे भाई? ओवर ब्रिटिश। इंडियन ट्रेड ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, अभी भाई ब्रिटिश ब्रिटिश के रूल्स बन रहे हैं, इसमें इंडियंस तो आए ही नहीं, इतना याद रखना तुम लोग। कंटिन्यूड मोनोपोली ऑफ कंपनी और ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, बाकी सारे ट्रेड ऑलमोस्ट खत्म थे, बस क्या चीज मोनोपोली रखी कि भाई चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड होगा वो ये लोग करेंगे, ठीक है। ऑल्सो लोकल गवर्नमेंट, चलो इसको छोड़ दो। हाँ, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस शुरू हो गया था। चलो नेक्स्ट क्या है? 1833, बस इतना याद रखना, 1833 में भाई सेंट्रलाइजेशन हो गया। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझ लो, ठीक है। ये सेंटर है, मान लो फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, स्टेट है, ये लोकल है, सेंटर, स्टेट, लोकल। सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? मान लो 100 रुपए है या 100 का पावर है, 100 पावर, तो इसमें से मान लो 80 इसके पास है, 10 इसके पास है, 10 इसके पास है, या कुछ भी हो, मतलब मान लो कि इसके पास मेजोरिटी है, 51 से ज्यादा है इसके पास, ज्यादा पावर सेंटर के पास है, या ज्यादा अथॉरिटी, पैसे सब सेंटर के पास है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन, सेंटर को ज्यादा देना, सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? मान लो 100 है, 100 का पावर है, या 100 रुपए है, 100, 100 कुछ भी डिजिट लो, उसको अगर नीचे लोकली डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और पार्टिसिपेशन लोकल का ज्यादा होगा, इस लेवल का लोग पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आ रहा है? इजी चीज है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, यह है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो 1833 का एक्ट था, चार्टर एक्ट, वो क्या था भाई? स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, मतलब अभी लोकल और स्टेट से, मान लो अगर स्टेट नहीं भी एग्जिस्ट करता, मान लो लोकल लेवल जो था उसका पावर अब लेके ज्यादा सेंटर को दे रहे, उसको क्या बोलेंगे भाई? सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई सेंटर ऊपर जो बैठा है उसी की चलेगी, नीचे वालों का कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ऐसा सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था भाई? विलियम बेंटिक, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, इसमें लॉजिक है
कि जो जो चीजें पहले डिस्ट्रीब्यूट करके रखी थी, नाउ एवरीथिंग इज गिवन टू द सेंटर और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया पहली बार बना, ये कंस्ट्रक्ट हुआ। एंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी एंड बिकेम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देख रहे हो विनोद, क्या कर रहे हैं ये लोग? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या बोला, अब कमर्शियल काम बंद। भाई हम लोग इधर पैसा कमाने नहीं आए, हम लोग इधर तुमको सुधारने आए। तो क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब तुम ऐसा देख लो कि तुम्हारे बाजू के घर का कोई इंसान या तुम्हारे सोसाइटी या कोई भी तुम्हारे एरिया का इंसान तुम्हारे घर पे आके बोलेगा कि अब से हम तुम्हारा घर संभालेंगे, हालांकि तुमने ना बुलाया है, तुमको ना जरूरत है। तो ब्रिटिशर्स ऐसा वो बिन बुलाए मेहमान थे, ठीक है। वी विल एडमिनिस्टर यू, ऐसा। अच्छा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रहे, बीच में ट्रेड भी कर रहे, पर बोल नहीं रहे कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। चलो, अब क्या है, चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1853। अब इसमें ज्यादा सेपरेशन होता जाएगा क्योंकि सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अच्छा, लेजिस्लेटिव क्या होता है, लॉ मेकिंग, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग, और एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, याद रख लेना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। थ्री पिलर्स, अभी डेमोक्रेसी के बोलते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है, अभी बताया, लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग। जुडिशरी का क्या काम है, लॉ जस्टिफिकेशन मान लो या जुडिशियबिलिटी मान लो। इसका काम लॉ बनाना है, इसका काम लॉ इम्प्लीमेंट करवाना है, और इसका काम ये देखना है कि जो लॉ बनाया है लोगों के लिए वो किस हद तक सही है या गलत है, लोगों के लिए है कि नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस में बना है या फिर ऑटोक्रेटिक है, बस यही। चलो ठीक। 6 न्यू मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सेपरेटेड गवर्नर जनरल, गवर्नर, चलो इसको छोड़ दो। ओपन कंपटीशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आज की जो सिविल सर्विसेज है उसकी बात हो रही है। कहा, कब बात हुई थी उसकी पहली बार, 1853 में। क्या बोला भाई, ओपन रिक्रूटमेंट। अच्छा, हालांकि इस टाइम पे रिक्रूटमेंट इंडिया में नहीं होती थी, उसके लिए लंदन ही जाना पड़ता था। एक भाई साहब, ये नाम बताया तुमको, मकुले भाई, 1854 में आए, कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, बट नो पर्टिकुलर पीरियड स्पेसिफाइड, कि भाई किस टाइम पे एग्जाम लेंगे वगैरह, ये सब नहीं। और बोला कि लॉलीपॉप ही था कि इसमें सब लोग एग्जाम दे सकते हैं, पर सब लोग नहीं दे पा रहे थे। क्यों भाई, अब मैं इधर रहता हूँ, अभी 1000 किलोमीटर दूर मैं ना जा पाऊँ तो किस काम का भाई। चलो, अभी आज तो कैसा है, हर स्टेट में एक दो सेंटर है ही। कंपनीज रूल एक्सटेंडेड, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब अब ना बस वाइट लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे, बट इंडियंस भी बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब था, ये भी लॉलीपॉप। लॉलीपॉप कैसा था कि भाई ये पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसमें तुम्हारे भी तो लोग हैं, मतलब हम तुमको भी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, मतलब देखो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। 4 मेंबर बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, एंकर। अच्छा, ये 4 लोग इधर से आए थे, ठीक है। ये सब याद कर लेना, वन वर्ड चीजें है भाई। अभी इंटरेस्टिंग चीज आ गई, अब पूरी स्टोरी चेंज हो रही है। कैसे, अभी तक क्या तुमने देखा था उधर, कंपनी रूल था। कौन सी रू कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कौन सा रूल है भाई, क्राउन रूल। क्राउन मतलब सीधा कौन, क्वीन की बात कर रहे, ठीक है। पार्लियामेंट सीधा, कौन सा पार्लियामेंट, यूके का, मतलब इंग्लैंड का, ठीक है। 1858 से 1947, वो 1773 से 1857 तक था। 1857 में क्या हो गया भाई, ब्रिटिशर का दिल टूट गया। कैसे टूटा, इंडियंस ने तोड़ा। क्या हुआ था भाई,
रिवॉल्ट हो गया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको बोलते हैं। पूरे भारत देश में विद्रोह हो गया, खत्म, अभी टाटा बाय बाय ब्रिटिशर का हो ही गया था, ऑलमोस्ट हो गया था। जैसे तुमको एक नाम पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ये इनके साथ तात्या टोपे, फिर कुंवर सिंह, ठीक है, ये सारे कौन लोग थे? ये भाई विद्रोह करने वाले लोग थे। क्या 1857 में सब लोग मिले, बोला भैया ब्रिटिशर तो लॉलीपॉप खिला रहे, हमको नहीं खानी, उल्लू बना रहे, अभी हम अपने कंट्री को हम खुद रूल करेंगे, ठीक है? लड़े ये लोग, अच्छा लड़े, पर अल्टीमेट आउटकम कुछ निकला नहीं। उसके भी काफी रीजंस थे, वो अभी काम के नहीं है, ठीक है? तो अब क्या शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी इतनी मार पड़ी ब्रिटिशर को इस टाइम पे, इस रिवॉल्ट में, उनको उनकी गलती का एहसास हो गया कि भाई हम लोग तो ऐसे हवा में उड़ रहे, हम इतने पावरफुल है ही नहीं जितना हमको लगता है। ये इंडियंस अगर यूनाइट हो गए तो हमारा तो टाटा बाय बाय है। तो इन लोगों ने अपनी लॉ पॉलिसीज को चेंज किया। तो जो कंपनी रूल था उसको क्राउन रूल कर दिया कि सीधा क्राउन अभी इंडिया में रूल करेगा, ठीक है? तो सबसे पहला कौन सा बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। अच्छा, ये गुड गवर्नमेंट मतलब ये मत समझना कि हमको गुड गवर्नमेंट है, नहीं, ये उनकी ब्रिटिश को गुड करने के लिए बात हो रही है, ठीक है? गुड करना मतलब अच्छा करना भाई। चलो, एबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, पावर्स ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोल दिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अच्छा, वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय कौन था भाई? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, जो डायरेक्ट उनको, अभी जैसे मोदी साहब का कोई हो इंसान, वो डायरेक्ट उनके बाजू में बैठता हो तो क्या चल रहा है इधर, तो डायरेक्ट मोदी साहब को कांटेक्ट करेगा, वैसा सीन है कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो वो भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1857 में जब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था तब भी लॉर्ड कैनिंग ही था। चलो, एबोलिश्ड डबल गवर्नमेंट कौन सा? वो बीओडी और सीओडी वाला, ठीक है? हाँ, बीओसी और सीओडी वाला एंड हो गया, अभी कोई मेंबर की जरूरत नहीं है। एक नई बॉडी बनाई, 15 मेंबर काउंसिल इन इंडिया, ये एडवाइजरी बॉडी है। इसमें भी क्या है भाई, एडवाइजरी, मतलब कंपलसरी नहीं है कि जो बोलेंगे वो करना ही पड़ेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेंबर, चलो कंप्लीट हो। हाँ भाई ठीक है, चलो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। देखो फ्रेंड्स, इसमें भी जब आप कोई बुक्स में पढ़ोगे तो इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको सब कुछ ये 1-2 घंटे के वीडियो में मिले। इसको देखो फिर पढ़ो, बहुत इजी हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब क्या भाई, काउंसिल बना दिया तो काउंसिल के एक्ट की बात करेंगे 1861। वो लास्ट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन लॉ मेकिंग। अब रिप्रेजेंटेटिव्स को ला रहे हैं भाई, अब दूसरा लॉलीपॉप आ रहा है, स्ट्रॉबेरी खत्म, अभी चॉकलेट लॉलीपॉप, ठीक है? वाइसरॉय क्या करेंगे, नॉमिनेट मेंबर करेंगे। कैसे मेंबर? सम नॉन ऑफिशियल मेंबर। वाइसरॉय विल नॉमिनेट सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। 1862 में लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट्स राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, ठीक है भाई? इन लोगों को क्या करा, रिप्रेजेंटेटिव के तरह अंदर रखा। कैसे? नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब यहाँ क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। वो ट्राइंगल याद करो, सेंट्रलाइजेशन नीचे जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन, ऊपर जाए तो सेंट्रलाइजेशन। रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जो बॉम्बे मद्रास से सब लेके भाई एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया था, अब उनको गलती का एहसास हो गया तो क्या किया भाई, वापस दे रहे, ठीक है? चलो, empowered viceroy to make rules and order for transaction of business in council। बिजनेस की बात कर, अभी वाइसरॉय को ज्यादा पावर मिल रहा है, वाइसरॉय क्या करेगा, बॉम्बे, मद्रास, इन सब में पावर डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। ये इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब, फॉर एग्जांपल ए मिनिस्ट्री है या एक फंक्शन है, फंक्शन बी, फंक्शन डी,
अब पोर्टफोलियो ए है, बी है, सी है, डी है। ए में एक कुछ काम है, बी में कुछ काम है, सी में कुछ काम है, डी में कुछ काम है। तो ये सारे अलग अलग लोगों को ABCD दे देंगे, चार लोग चार अलग काम करेंगे। तो इससे क्या होगा भाई, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ ही पहले से, तो दूसरा क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर शेयर हो जाएंगे, तो एफिशिएंटली काम होगा। एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, चलो, मतलब वाइसरॉय को पावर दे रहे, देख रहे हो विनोद, डबल डबल चीजें बोल रहे हैं, एक तो वाइसरॉय को ज्यादा पावर दे रहे और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात हो रही है, इनको फिर मार पड़ेगी। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, गांधी जी कब आते हैं भाई इंडिया में? यूट्यूब वालों सर्च करके कमेंट में लिख देना। चलो, क्या बोलेंगे इसको, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एक मोर्ले है, एक मिंटो है, कौन है किधर है, अपने काम का नहीं है, गया। एग्जाम में क्या है वो देखो। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वे 16 लोग थे, अब 60 लोगों को डालेंगे। फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। अभी तक रिप्रेजेंटेशन था लोगों का इंडियंस का, पर इतने बड़े लेवल पे नहीं था। क्या बड़ा लेवल क्या था भाई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे इंसान थे, इंडियन थे, जो एज ए लॉ मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को, सॉरी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टेड, दो अलग चीज है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई कम्युनिटी है, हिंदू, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, तो इन लोगों का क्या होगा भाई, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, उसी में कुछ पर्टिकुलर क्लासेस को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट देना, कि भाई इस इलेक्शन की, इस कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ आप ही इलेक्ट हो सकते हो, आपके कम्युनिटी के लोग ही खड़े रह सकते हैं। लीगलाइज कम्युनलिज्म, यही कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया था। अच्छा, ये चीज गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वो आगे बताऊंगा। लॉर्ड मिंटो को क्या बोलते हैं भाई, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, काफी एग्जाम्स में पूछते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट, प्रेसिडेंसीज, कॉर्पोरेशन चेंबर्स, चलो छोड़ दो इसको। अच्छा, 1909 में मुस्लिम्स को भी फर्स्ट टाइम क्या मिला था भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मोरओवर, ठीक है, चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसको क्या बोलेंगे, मोंटेगू, मोंटेगू चेम्सफोर्ड। ठीक है, क्या है भाई, मोंटेगू, एक चेम्सफोर्ड। अच्छा, ये ऐसा नाम के दो लोग आएंगे, दो का नाम रख देंगे और फिर रिफॉर्म का नाम दे देंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं भाई, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है इंडिया में। सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉम्बे रीजन है मान लो, ठीक है, एक बंगाल रीजन है, और ये पूरा इंडिया तो है ही। ये जो सर्कल किया है 1 2, और ये पूरा ए है, पूरा ए है, तो 1 और 2 को क्या बोलेंगे, प्रोविंशियल, और ए को क्या बोलेंगे, सेंट्रल। मतलब सेंट्रल मतलब आज की सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल मतलब स्टेट्स। तो क्या किया भाई इन्होंने, सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, कि भाई कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे इसका पावर होगा 1 और 2 का, कुछ ऐसी चीजें होगी जिसपे ए का होगा। ठीक है, अभी तक इतना याद रख लो। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में भी फुल पावर नहीं दिया। कितने स्मार्ट है ये लोग। क्या किया भाई इन्होंने, एक तो मेरा कलर कॉम्बिनेशन ही बकवास है, चलो, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लो। ट्रांसफर मतलब भाई जो सेंटर है उसने ट्रांसफर कर दिया किसको, 100%
प्रोविंसेस को। रिजर्व्ड ऐसा है जो 100% प्रोविंसेस को नहीं दिया, बस इतना। जैसे पुलिस होगा तो पुलिस भाई खुद के पास रखा, ठीक है। जुडिशरी खुद के पास रखा, लोकल गवर्नमेंट दे दिया, ऐसा सिंपल। भाई गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। चलो, दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, इसको क्या बोल रहे थे भाई, डायरकी। अच्छा, डबल गवर्नमेंट सीओबी और बीओडी में अलग फर्क है और ये अलग चीज है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म, बाय, एक सेकंड, हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन, ये याद रख लेना, बाय कैमरलिज्म आगे भी काम में आएगा। एक होता है बाय कैमरलिज्म और एक होता है कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म क्या होता है भाई, टू हाउसेस, ठीक है। जैसे आज के पार्लियामेंट की अगर बात करें, टुडेस पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज अ बाई कैमरल हाउस, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट क्यों, उसमें लोकसभा भी है एक हाउस, दूसरा हाउस क्या है भाई, राज्यसभा। तो जिस इंस्टीट्यूशन में या जिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट में दो हाउस होंगे उसको क्या बोलेंगे, बाई कैमरलिज्म, ठीक है। एक ही होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैमरलिज्म। बाई नहीं होगा बस। जैसे इंडिया में ऐसे 6 स्टेट्स है जिसमें बाई कैमरल हाउसेस है। फॉर एग्जांपल ले लो यूपी, तेलंगाना ले लो, आंध्र प्रदेश ले लो, ये सब कैसे है भाई, बाई कैमरल हाउसेस। उसमें क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो काउंसिल है, ऐसे 6 ही इंडिया में स्टेट्स है जिसमें काउंसिल है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। बाकी के स्टेट्स में काउंसिल नहीं है, बस क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। फॉर एग्जांपल गुजरात की अगर बात करो तो उसमें बस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, असेंबली, काउंसिल नहीं है। तो गुजरात बाई कैमरल हाउस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट इलेक्शन है, उस टाइम पे डायरेक्ट हुआ था, आज के जमाने में इनडायरेक्ट होता है, इतना याद रखना। इंडायरेक्ट किसका, लोकसभा का नहीं, इनडायरेक्ट किसका, असेंबली का नहीं, काउंसिल और राज्यसभा का इनडायरेक्ट। आगे पढ़ेंगे, आ जाएगा समझ, अभी नहीं आया तो चलो इसको छोड़ दो। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू 6 इंडो क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, ठीक है। इनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश में क्या दिया, एक टाइप ऑफ रिजर्वेशन। फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बिकॉज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, सेक्स, एजुकेशन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओह, जादू, वाह। चलो, क्या है भाई, फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। फ्रेंचाइज क्या होता है, वो मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं है ये। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात कर रहा है, क्या है भाई, 18 प्लस, 18 अबव का जो इंसान होगा उसको क्या है भाई, वोटिंग पावर है। पावर थोड़ी है भाई, राइट है, राइट, फर्क है, ठीक है। 18 प्लस को क्या है भाई, वोटिंग राइट है। अच्छा, शादी करने की उम्र 18 नहीं है, याद रखो। ये बात रही अडल्ट सफरेज की, मैं बात बता रहा हूं। उस टाइम पे क्या था, सफरेज क्या रखा भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को दिया। ऐसा नहीं कि भाई जो 18 प्लस होगा उन सबको वोटिंग राइट है, नहीं भाई। ब्रिटिशर ने ब्रिटिशर ने क्या किया भाई, कुछ लोगों को ही ये राइट दिया। किस हिसाब से, प्रॉपर्टी पे, सेक्स पे, एजुकेशन पे। तो भाई किसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी, कम प्रॉपर्टी, उस हिसाब से वोटिंग करने का। सेक्स मतलब तुम मेल फीमेल हो तो फीमेल्स को उतना वोटिंग पावर नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। तुम कितने पढ़े लिखे हो उस हिसाब से तुम वोट करोगे, तो ऐसा था, ठीक है। चलो, वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियंस होने चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 बना, सेपरेट प्रोविंशियल सेंट्रल बजट भी बनने लगा, स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायरी,
न्यू ऑफिस ऑफ द कमीशन ऑफ लंदन, चलो ये सब छोड़ दो, कुछ काम का नहीं है, बस इतना याद रखना कि भाई सफरेज, अडल्ट सफरेज इधर आया था, ठीक है। अब इस दौरान दो कमीशन आ गए भाई। अभी रूल्स तो ऐसे बन रहे थे सब बिल्कुल जो इंडिया के काम के नहीं थे, तो कमीशन लाए। कौन से कमीशन भाई? एक आया साइमन कमीशन, एक आया कम्युनल अवार्ड। साइमन गो बैक, इधर है भाई। एक भाई आया साइमन, इसको आने का एक हफ्ते बाद था, एग्जाम्पल है, एक हफ्ता लेजिट नहीं था, आने का कुछ दिन बाद था, जल्दी आ गया, ठीक है। क्या था भाई? इधर क्या, हाँ, नवंबर 1927, 7 मेंबर सर जॉन साइमन। ये भाई कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आजादी देने की नहीं देने की, ये सब ये भाई के हाथ में दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरेस्टिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली इसने क्या किया, ये 7 मेंबर थे, इसमें कोई भी इंडियन इंडियन नहीं था। तो भी भाई अपने लोग तो भिड़ेंगे ना कि भाई हमारे लिए तुमको घर बनाने का, तो हमको ही नहीं पूछा कि कौन सा कलर मारने का है। तो इंडिया आ गए आक्रोश में, गुस्से में। क्यों भाई? ऑल मेंबर वर ब्रिटिश, सबमिट रिपोर्ट इन 1930, जल्दी आ गए भाई। रिकमेंडेशन क्या थे कमीशन के? डायरकी को एबोलिश करना है, यही जो रिजर्व ट्रांसफर वाला आपको पढ़ा है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, कम्युनल इलेक्टोरेट शुड बी कंटिन्यू। ये सब इसने बोला कि ऐसा सब होना चाहिए। इस चक्कर में क्या हो गया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गए। ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे कोई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो कि भाई इंडिया को आजादी कैसे दे, क्यों दे, वगैरह वगैरह। व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये व्हाइट पेपर में गोरो की बात हो रही है। रिकमेंडेशंस इनकॉर्पोरेट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो साइमन कमीशन के ये बस थोड़े बेसिक की पॉइंट्स याद रख लेना कि भाई ऐसा ऐसा एक बंदा आया था, वो जल्दी आ गया, उसने बहुत नाटक किया। क्यों नाटक किया भाई? क्योंकि इंडियंस को ज्यादा उसको पावर नहीं देना था। तो ब्रिटिशर्स वर लिटिल स्मार्ट बट इंडियंस आर मोर स्मार्ट, ठीक है। चलो, क्या है कम्युनल अवार्ड? कम्युनल मतलब भाई कम्युनिटी की बात हो रही है, कम्युनिटी, ठीक है। अगस्त 1932 में आराम से मैकडोनल्ड, ओह अभी मैकडी याद किया थोड़ी देर पहले, मैकडोनल्ड आ गया। स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, अब हिंदू के अलावा सबको माइनॉरिटी गिन रहे थे ये भाई। सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड टू डिप्रेस्ड क्लासेस। डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब मान लो कि अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, अंडर प्रिविलेज क्लासेस या सप्रेस्ड क्लासेस। एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस लीडर एंड डिप्रेस्ड क्लास, पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट अभी इधर का बी आर अम्बेडकर। रिटेन जॉइंट हिंदू जॉइंट इलेक्ट रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास। अच्छा, इसमें ये क्या था, ये भाई आए, डिवाइड एंड रूल तो चल ही रहा था पहले बचपन से इनका, ठीक है। इसने क्या बोला ये पार्टी ने कि भाई जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको हम सेपरेट इलेक्ट्रोड देंगे। मतलब ये तो सोच लो कि हिंदू तो होगा पर हिंदू में भी क्लासेस होंगे भाई, अमीर गरीब ये सब चलता रहेगा। तो इसने क्या बोला, डिप्रेस्ड क्लास को हम सेपरेट इलेक्ट्रोड देंगे। तो बी आर अम्बेडकर वॉज हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनके डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो ज्यादा उनकी आवाज कोई सुनेगा। गांधी जी बोल रहे थे कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब तुम एक इतना छोटा देश है उसमें भी इतना स्प्लिट करोगे तो यूनिटी कहाँ बचेगी, भाईचारा कहाँ, फ्रेटर्निटी कहाँ बचेगी। तो गांधी जी वॉज, व्हाट वाज द गांधी जी रोल इन दिस। तो आप लोग ये होमवर्क है, देख लेना कि गूगल पे सर्च करना कि व्हाट वाज द रोल ऑफ गांधी जी इन कम्युनल अवार्ड या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और इन पूना पैक्ट। ये देखना तुमको मजा आएगा, ठीक है। हम काफी फास्ट जा रहे हैं और उसका रीजन है क्योंकि भाई लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेस, वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है, ऐसा चल रहा है सिस्टम अपना। चलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अरे सॉरी क्रॉस क्या कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मान लो कि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से मेजोरिटी चीज इसी में से है,
वो आगे पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कैसे है। क्या है भाई, सेकेंड माइलस्टोन फॉर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इन इंडिया। जो इसको इतना कोई नहीं फिलोसॉफी पूछता। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, प्रोविंसेस अलग थे, जैसे बॉम्बे प्रोविंस बड़ा, प्रिंसली स्टेट छोटे 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 बहुत थे, 500 प्लस थे। लिस्ट ऑफ फेडरल प्रोविंशियल कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये क्या है, पावर्स की बात हो रही है, ठीक है। आज के जमाने में भी 3 लिस्ट है। एक होती है सेंटर, एक होती है स्टेट, एक होती है कॉन्करेंट। Central list, central subject are those subject on which central government can make laws. Same state subjects are those subjects on which state government can make laws. But भाई concurrent क्या है, जिसमें भाई सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। चलो, अच्छा मान लो जब एक एक तुम्हारे घर में ऐसा कोई डिसीजन होगा जो एक तुम्हारे पापा ही ले सकते हैं, और एक ऐसा है जो सिर्फ तुम्हारी मम्मी लेगी। भाई ऐसा भी कोई डिसीजन होगा जो दोनों को लेना पड़ेगा, है क्या बनना है, शादी किससे करनी है, वो दोनों का डिसीजन होगा। अब दोनों का डिसीजन में अगर कन्फ्लिक्ट आ गया, मम्मी बोले ये मम्मी, ये पापा, मम्मी बोले नहीं भाई ये, पापा बोले भाई ये, तो जीतेगा कौन? तो भाई सेंटर, ठीक है। कॉन्करेंट में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आया तो सेंटर को ज्यादा पावर दिया है, ठीक है। चलो, तो बस उस टाइम पे फेडरल को क्या बोलेंगे, सेंटर, प्रोविंशियल को क्या बोलेंगे, स्टेट, कॉन्करेंट को कॉन्करेंट ही बोलेंगे, ठीक है। वो जो डायरकी था उसको क्या बोलते हैं, एंडेड इन प्रोविंसेस एंड स्टार्टेड एट सेंटर। ओ भाई साहब बोला सर ये क्या है, सब बाउंस जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ जाने दो, बाउंस ही जाने दो। देखो अभी इधर जो डायरकी था वो एंड हो गया, वो पहले कहाँ पे था, प्रोविंसेस पे था, तो प्रोविंसेस पे एंड हो गया, पर अब नई जगह शुरू कर दिया, कहाँ, सेंटर पे शुरू कर दिया, ठीक है। जो रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की बात थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस। अभी मतलब वापस डिसेंट्रलाइजेशन जैसा कुछ स्मेल हो रहा है क्या, कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब सिंपल स्टेट याद रख लेना, आज के प्रेजेंट लैंग्वेज में स्टेट। तो सेंटर से सब लेके कुछ चीज सेंटर को दे रहे हैं, पर ज्यादा चीजें स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उधर अथॉरिटी देनी जरूरी है। बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, वही जो बाइकैमरलिज्म पढ़ा है, डबल हाउसेस, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, आसाम, यूपी, मद्रास, याद कर लेना ये। काउंसिल ऑफ इंडिया जो काउंसिल बनाई थी वो एबोलिश कर दी है। अच्छा, एक नई चीज इन्होंने बनाई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 1935 के एक्ट से बना था, ठीक है, 1934, रिजर्व आरबीआई एक्ट 1934 या, ठीक है। फेडरल पीएससी, प्रोविंशियल एंड जॉइंट सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश। फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सर्विसेज। अ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे थे 1937, एक था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था 1773 के एक्ट में जो बना था। अब ये क्या है 1937 में फेडरल कोर्ट, फिर इसको चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाएंगे 1950s के टाइम पे, वो आगे देखेंगे, ठीक है। चलो अभी फाइनली आजादी मिल रही है। क्या है 1947, अभी हम लोग 1947 में आ गए भाई। थोड़ी बोरिंग था पर आजादी मिली। तुमको भाई 20 मिनट पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, इन लोगों ने तो कितना भाई 1773 से लेके 1947 तक ये सिस्टम चलाया, इनको तो बोरिंग नहीं लगा भाई। तो थोड़ा ऐसे उठ जाओ, नींद, आधे तो सो गए होंगे, मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी तो एकदम बकवास है, तो उठ जाओ, खुद पढ़ लो। चलो फेब्रुवरी 20 को क्या भाई 1947, एक एटली भाई साहब आए, क्लेमेंट एटली। क्या बोला भाई,
ब्रिटिश रूल एंडेड बाय जून 30 ऑफ 1948। इस डेट के पहले इंडिया में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। देखो एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्रिटिश रूल। अभी तक बोल रहे थे कि हम पढ़ाने आए हैं, हम एनलाइटन करने आए हैं, रूल नहीं बोल रहे, अभी रूल एक्सेप्ट कर लिया। मुस्लिम लीग डिमांडेड क्या भाई? पार्टीशन। अभी एक इंसान था, उसको अलग ही कीड़ा था। ये इंडिया तो था, ये तो आज का इंडिया है। मैं अखंड बनाऊं तो ऐसा अखंड बनेगा, ये भी अपना, ये सब अपना, ठीक है, ये अखंड। तो ये जो इधर यहां और यहां, तुम इसको सीरियसली मत लेना, ये बॉर्डर इतना ही कटा है, ठीक है। बोला कि हमको ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान चाहिए, क्यों? मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है। तो बोला मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन तो किस में आना चाहिए? पाकिस्तान में होना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना का अलग नशे थे, पता नहीं क्या सिस्टम था वो उनका, तो उनको अलग देश चाहिए था। तो वो मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड किया? पार्टीशन। ये भाई साहब आए, पार्टीशन प्लान डाला, उसको तो क्या करना था? यही तो करना था कि दो लड़ेंगे, खत्म। वैसे अपने जीते। पुट पार्टीशन प्लान, क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद राइट टू secede फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। क्या? एक देश बनाया इंडिया, एक देश बनाया पाकिस्तान, दो देश बनाए, दोनों का राइट है कि भाई फ्यूचर में वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में से कभी भी निकल सकते हैं। Constituent Assembly established in 1946 became Parliament of Indian Dominion। अब हमारे इंडियन डोमिनियन की बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के एग्जाम तो दे नहीं रहे। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडियन डोमिनियन। इंडियन अब 1947 में आजादी तो मिल गई भाई, तो उस टाइम पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल क्यों थे? सॉरी, कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने ही पार्टीशन करवाया, इन्होंने ही पाकिस्तान बनाया, और ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने। तो ठीक है, तो ये था पूरा हिस्ट्री कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, हमारा देश ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली एस्टेब्लिश कैसे हुआ। काफी बोरिंग था, मेरे को पता है, मेरे को पढ़ाने में भी बोरिंग लगता है, पर इसको तुम एक बार और देखो, तुमको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इतना भी बोरिंग नहीं है, ठीक है, और बुक में से देख लोगे तो आ जाएगा। खैर, ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। टेक केयर।